नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, हिमाचल के लोगों के आर्थिक जीवन में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है और यहाँ के अधिकतर परिवार पशुपालन से जुड़े हैं। आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आप सबके लिए लेकर आए हैं विषय पशुपालकों के लिए चारा प्रबंधन। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वन विभाग पंथाघाटी शिमला के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण रावत जी। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्मृति जी। सर, जैसे हमारा आज का विषय है पशुपालकों के लिए चारा प्रबंधन, तो हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि चारा प्रबंधन का पशुपालकों के लिए क्या महत्व है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है जी। और यहाँ की लगभग 70 से अधिक जो लोग हैं आज भी गाँव में निवास करते हैं और उनका एक जो कृषि है वो एक महत्वपूर्ण आज भी उनका आजीविका का साधन है। तो जो भी किसान हमारे आजीविका के लिए कृषि से जुड़े हुए हैं वो लोग पशुपालन उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। और वो आज भी डिपेंडेंट है कृषि पे या फिर जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उन पे अपने फॉडर के लिए जी। तो हमारा जो देश है लगभग 63% जो हमारे यहाँ पे हरे चारे की कमी है जी। और जो हिमाचल राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 40 से 45% जो है हरे चारे की या फिर चारे की या फिर जो सूखा चारा है उसकी कमी है जी। तो इसलिए जो चारे का प्रबंधन है इस ऐसी स्थिति में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। जितने भी हमारे किसान भाई बहन जो भी पशुपालक हैं जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनके लिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है चारा प्रबंधन का। तो चारा प्रबंधन इस तरह से किया जा सकता है, जैसे अगर हम हिमाचल राज्य की बात करें तो जो हमारा ये वर्तमान जो सीज़न है जिसमें जैसे जुलाई अगस्त सितंबर जो मानसून सीज़न है इसमें चारे की उपलब्धता काफ़ी रहती है। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी मार्च तक का जो सीज़न है वो एक फॉडर डेफिशिएंट हमारा समय हो जाता है। तो उस कंडीशन में उस समय जो चारे की उपलब्धता किसान भाई बहनों के लिए नहीं हो पाती है। इसलिए हमें इस तरह से चारा जो है इस तरह से हमें चारे की प्रजाति को हमें उगाना है अपने खेत की मेड़ों पे या जो अन्य कम्युनिटी लैंड्स हैं उन पे कि जिससे हमारे जो है साल भर उनको जो न्यूट्रिटिव फॉडर है वो उनको उपलब्ध हो। जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि क्या महत्व है चारा प्रबंधन का और जैसे वनों बहुत ज़्यादा हिमाचल में वन पाए जाते हैं और जो लोग हैं वो भी अपने जो पशुओं को है वनों में ही भेजते हैं चरने के लिए। तो हम हिमाचल के वनों में कितनी कौन कौन सी मुख्य प्रजातियां पाई जाती है चारे की? जी, जैसे हम अगर बात करें जो हमारे लोअर अल्टीट्यूडनल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे जैसे सैन है और जो हमारे बाकली होती है जिसको हम या कुसुम है गौसम जिसको बोलते हैं उसके थोड़ा ऊपर अगर मिडिल हिमालयाज़ की बात करें तो जैसे ब्यूल है, खिड़क है, कचनार है और जो मोरस जिसको हम कहते हैं सैतूत वो एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। और साथ ही अगर हम जो हाई एल्टीट्यूडनल एरियाज़ हैं वहाँ पे जैसे हमारे बान है, बानी है और जो मोरू है और जो हमारे पॉपुलस है जिसको पहाड़ी पीपल भी कहा जाता है तो इस तरह की प्रजातियां हैं। इसके अलावा जो कुछ लोकल ग्रासेस हैं या जो हमारे नेचुरल चारागाह हैं वहाँ से भी जो किसान भाई बहन हैं वो चारे की प्राप्ति करते हैं। जी, मतलब ये कहा जा सकता है कि हिमाचल के जंगलों में भरपूर मात्रा में है। जी। तो सर, जैसे आपका विभाग है वो चारा प्रबंधन के लिए चारा बैंक पर आजकल काम कर रहा है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए कि चारा बैंक क्या है और ये कैसे कार्य करता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है बैंक मीन्स कि जब हमारे पास किसी चीज़ की अधिकता है तो हम क्या करते हैं किसी फॉडर को हम जो हमारे पास अधिकता है जिस चीज़ की उसको हम जमा करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है उस समय हम वहाँ से उस चीज़ को निकाल लेते हैं। तो चारा बैंक जो है वो इसी तरह से काम करता है और जो चारा बैंक है बेसिकली जो हमारी बहुत ही न्यूट्रिटिव स्पीसीज़ हैं उनको हम एक बहुत ही कम एरिया में और बहुत ही इंटेंसिवली मीन्स बहुत फास्ट ग्रोइंग जो स्पीसीज होती है काफ़ी सघन तरीके से उनको उगाते हैं और उस तरह से जो प्रजातियां उसमें उनका मिश्रण इस प्रकार से करते हैं कि ताकि साल भर जो है हमें हरे चारे की उपलब्धता होती रहे। अब जो चारा बैंक है हालांकि इसमें ये नहीं है कि ये हमें
पूरा का पूरे साल भर का चारा ये उपलब्ध कराए। लेकिन जिस समय जो हमारे फॉडर लीन पीरियड है, जो हम कह रहे हैं कि जो हमारा डॉर्मेंट पीरियड है, जैसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी है, उसके बाद फिर जो अप्रैल मई जून तक का महीना है, उस समय में हम यहाँ से ज़रूरत अनुसार जितनी हमें ज़रूरत है, जितने हमारे पशु हैं उनके अनुसार हम वहाँ से चारा ले सकते हैं। जी, तो इसमें कौन कौन से आप प्रजातियों का उगाते हैं, पेड़ों की या घास की, कौन कौन सी प्रजातियां उगाई जाती है चारा बैंक में? जी, जनरली जो लोअर एल्टीट्यूड्स हैं, जो निचले हमारे एरियाज़ हैं, जैसे अगर हम कुछ मध्य भारत की अगर बात करें, जो वेल टेस्टेड मॉडल्स हमारे अभी तक हैं, उनमें ग्लेरिसीडिया एक स्पीसीज़ होती है। साथ ही हमारे पास जो लुसीनिया एक स्पीसीज़ हैं, और जो ढैंचा एक प्रजाति होती है, उनको जनरली लगाया जाता है। उनके साथ जो है, जो चारा की जितनी भी घास की प्रजातियां हैं, वो उनके साथ हम मिक्सअप करते हैं जी। तो ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ होती है, और ये थोड़ा सा लेग्यूमिनस टाइप के प्लांट है, जिनको दलहन टाइप के जो ट्री स्पीसीज़ हैं, इनसे क्या होता है कि एक तो जिस समय जो ये नाइट्रोजन युक्त पौधे हैं, तो इनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। साथ ही ये जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, उसको भी बनाने में मदद करते हैं। अगर हम हिमाचल राज्य की बात करें, तो जो हमारे मिडिल एल्टीट्यूड्स हैं, जो मध्य जो हमारे पहाड़ी एरियाज़ हैं, यहाँ पे जैसे ब्यूल है, खिड़क है, कचनार है, सैतूत है, तो ये मुख्यतः प्रजातियां हैं जिन पे इस समय हम लोग काम कर रहे हैं, और इनका जो रिस्पांस है ये काफ़ी अच्छा है। इनके साथ हम कुछ घास की भी प्रजातियां, जैसे नेपियर घास है, या फिर टॉल फेस्क्यू ग्रास है, या सेटेरिया घास है, इन सब को जो हम साथ में इनके लगाते हैं जी। तो इसके लिए किस किस तरह की ज़मीन का आप कैसे चयन करते हैं इनको लगाने के लिए? जी, जहाँ तक ज़मीन के चयन की बात है, तो इसमें हम दोनों तरह की लैंड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ एरिया जो फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज़ हैं, जो मतलब जंगल से लगते हुए एरियाज़ हैं, कॉमन लैंड्स, और जो विलेज की लैंड्स हैं या फिर प्राइवेट लैंड, तो किसी भी तरह की जो लैंड है, जो ज़मीन है, उस पर हम चारा प्रजातियाँ लगा सकते हैं जी। और इसी तरह के मॉडल हम अभी इन पे काम कर रहे हैं। तो ये जो दोनों तरह की ज़मीनें हैं, इनकी अपने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। जैसे प्राइवेट जो ज़मीन है, उसमें जो चारा है वो एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है। जो सामुदायिक चारा है, लैंड है, उससे हम इस तरह से चारा प्रजातियां उगा सकते हैं, जिससे कि सारे के सारे एक जो विलेज लैंड है, तो पूरा का पूरा विलेज के लिए चारा हमारा उपलब्ध हो जाता है। जो फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी हम चारा प्रजाति लगा सकते हैं जी। तो इन्हीं प्रजातियों में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसी क्या खासियत है कि आपने चारा प्रबंधन के लिए चारा बैंक में इन्हीं प्रजातियों को चुना है? जी, बेसिकली जैसे कि हमने बताया है कि जो फॉडर लीन पीरियड होता है, उस समय जो हमारे पशु हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है जी। तो उस समय जो हमारे पास ड्राई फॉडर है, उससे पशुओं का पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन उनका जो न्यूट्रिशन है, जो उनकी हेल्थ है, उसको मेंटेन करने के लिए हरे चारे की आवश्यकता होती है। तो जो हमने चारे की प्रजातियां इस फॉडर बैंक बनाने के लिए सेलेक्ट करी हैं, उनमें मुख्यतः जो उनके जैसे प्रोटीन कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, उस तरह के, और जो अदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जिन प्रजातियों में उनकी मात्रा कम हो, उस तरह की स्पीसीज। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण विषय आता है, वो है स्पीसीज की एडेप्टेबिलिटी, कि जैसे हिमालयी राज्य हैं, तो यहाँ पे जो स्पीसीज जो लोकली एडेप्टेबल हैं, इजीली ग्रो हो जाती हैं इस एरियाज में, तो जैसे ब्यूल है, खिड़क है, जैसे मैंने बताया, कचनार है, सैतूत है, और जो घास की प्रजाति हैं, उनको हम जनरली प्रेफर करते हैं जी। तो कम्युनिटी फूडर बैंक भी एक टर्म आई है फूडर बैंक के साथ, तो ये क्या चीज़ है कम्युनिटी फूडर बैंक? जो कम्युनिटी फॉडर बैंक है, ये एक जैसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे विलेज में जितने लोग हैं, आपस में मिलके एक चारा बैंक का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें जैसे कोई विलेज कॉमन लैंड है या वेस्ट लैंड है, वहाँ पे एक सामुदायिक तरीके से हम चारे की प्रजातियों को उगा सकते हैं, जिससे कि जो पूरे के पूरा गांव है, उनके सहयोग से हम चारा बैंक बना सकते हैं, जिसमें लागत भी कम आएगी, एक सामुदायिक लोगों में एक भावना रहेगी उसको मेंटेन करने की, उसको बचाने की, और उससे जो है पूरे के पूरे गांव की हमारी जो है चारे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है जी। तो जैसे आप चारा बैंक में चारा जब लगाते हैं, उसकी यदि कभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो उस चीज़ का संरक्षण कैसे करते हैं आप?
जो चारा बैंक लगाते हैं हम, तो उसमें कभी कभी होता है, जैसे कोई भी स्पीसीज़ है, जैसे हमारा ब्यूल की हम बात करते हैं या हम कचनार की बात करते हैं, तो वो स्पीसीज़ ऐसी हैं जिनको हम विंटर्स में ज़्यादा खिलाते हैं जी। और अगर हमारे पास कभी होता है, क्योंकि उनका विंटर सीजन है, एक टाइम के बाद वो डेसिडियस नेचर की है, पर्णपाती है, उनके पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उनको स्टोर करना है। ऐसे ही ग्रास के केसेस में है, बहुत ज़्यादा जब ग्रास बढ़ जाती है कुछ टाइम बाद उसमें डंठल बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी पैलेटेबिलिटी और न्यूट्रिशन कंटेंट भी उसके कम होने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिस समय हमारा जो कोई भी चारा है उसको हम जब वो जैसे ग्रास के केसेस में ले लेते हैं, जिस समय उसमें फ्लावरिंग से और फ्रूटिंग बनने की जो स्टेज होती है, जैसे कॉर्न के केस में अगर हम लेते हैं, मक्के के केस में जब उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे मक्के बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उस स्टेज में हम उसको कट कर लेते हैं और उसको हम साइलेज के माध्यम से जो है लंबे समय तक सुरक्षित कर सकते हैं। तो सर आपने साइलेज बोला, तो ये साइलेज प्रोसेस क्या है? जो बेसिकली जो साइलेज है, इसमें हम कोई भी हमारी जो चारा प्रजाति है उसको लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। अगर साइलेज टर्म की हम बात करें तो ये एक, जैसे हम घरों में अचार यूज़ करते हैं, तो ये साइलेज एक प्रकार का पशुओं के लिए अचार है, जिसमें कि हम जो हमारा जितने भी ग्रास स्पीसीज मेनली जिनमें रिच कार्बोहाइड्रेट है, उनको हम क्या करते हैं, हमने ग्रास को कट किया, उसके बाद उसकी बारीक बारीक टुकड़ों में 1 से 2 इंच के टुकड़ों में उनकी चॉपिंग करते हैं। चॉपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें कुछ जैसे मोलेसेस हैं, जैसे गुड़ का सीरा बना के थोड़ा सा उसमें कुछ 1% तक जैसे नाइट्रोजन जो यूरिया है वो हमने ऐड कर दिया उसमें, और थोड़ा सा 1% तक हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। तो उस जब ग्रास को कट करते हैं उसके बाद हम उसको हीप करते हैं, एक जगह में हमने उसको रखना है, और ग्रास के अंदर जो उसके पीसेस के अंदर बिल्कुल एयर ना बचे, हम उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, और उसको कंप्रेस करने के बाद जब वो एक बिल्कुल कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद हम उसको पॉलीथीन बैग से दोबारा से ढक के रख देते हैं और उसे मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। तो ये तो प्रोसेस है जब हम किसी साइलेज को मिट्टी में बने हुए छोटे छोटे पिट्स में बना रहे हैं। इसके अलावा मार्केट में अलग अलग तरह के साइलो बैग्स भी उपलब्ध हैं, इनमें भी सेम प्रोसेस होता है। आपने एनारोबिक कंडीशन में अपनी चारे की जो पीसेस हैं उनको रखना है, उसके बाद उसको टाइटली हमने उसको प्रेस करके पैक कर देना है। इस प्रोसेस में होता क्या है, जितना भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है उसका फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन जब उसमें होता है तो जिसमें हमारा लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनने के कारण कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसमें जो चारे के पोषक तत्व हैं, जो गुण हैं, वो उसकी गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाती है, और उसमें जो है उसका इस टाइम पे उसका जो है पीएच काफ़ी नीचे चला जाता है। तो ये एक टाइम के बाद, जैसे हमारे पास सपोज 2 महीने में बन के जनरली तैयार हो जाता है ये साइलेज, और इसको हम जो है जब फॉडर लीन पीरियड है उसमें हम सप्लीमेंट की जगह इसको, न्यूट्रिटी सप्लीमेंट की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सर ये कितने समय तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, कितना लंबे समय तक इसको रखा जा सकता है, ऐसे शेल्फ लाइफ कितनी होती है इसकी? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो जो ये न्यूट्रिटिव जो साइलेज है हमारा, ये एक बार हमारे पास बन के आ गया तो उसके बाद हम इसको लगभग 2 साल तक भी हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बट इसमें जो ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब हम चारे को सुरक्षित करके रखा हुआ है, जब भी हम उसको निकाल रहे हैं, हमें अगर 5 किलो 10 किलो फीड की रिक्वायरमेंट है, हमने उसको निकाला, उसके बाद हमने उसको वापस ढक के एज इट इज उसी फॉर्म में उसको बंद करके रख देना है। तो इसे हम लगभग 2 साल तक इससे चारे को सुरक्षित अवस्था में रख सकते हैं। जी, तो सर आपका अनुसंधान संस्थान है जो वो लोगों तक या पशुपालकों तक ये जानकारी पहुंचाने में कैसे मदद करता है? जो हमारा हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान है जो कि पंता घाटी में स्थित है, तो हमारे यहाँ पे कई तरह की जैसे ट्रेनिंग्स होती हैं, और इसके अलावा जो हमने डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स कुछ बनाए हुए हैं। तो अभी तक हिमाचल में हमने लगभग 5 डेमोस्ट्रेशन प्लॉट बना चुके हैं। जैसे आप अगर पास के एरियाज में जाएं तो शिमला में जैसे हमारा जुंगा एरिया है, वहाँ पे हमने एक फॉडर बैंक बनाया है, नौरा एक जगह है वहाँ पे बनाया है, चौपाल में बनाया है, और 2 सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी हमने अन्य बनाए हुए हैं। तो उसमें बेसिकली हमने ऐसे डेमोस्ट्रेशन प्लॉट बनाए हुए हैं जो गांव के लोगों की ज़मीन के आसपास के एरियाज़ हैं, जहाँ पे गांव के लोग जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग एज अ लेबर या फिर जो एज अ ट्रैवलर वहाँ से गुजरते हैं, तो वो उसको अपने सामने
होते हुए देखते हैं, तो उससे उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। साथ ही समय समय पर हमारे जो संस्थान में है उसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम करवाए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, और आज जैसे आपके माध्यम से भी हम इस तरह की गतिविधियों को लोगों तक या पशुपालकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जी, तो सर ये जो चारा बैंक है उसको स्थापित कैसे किया जा सकता है? जो चारा बैंक है, जैसे कि पहले भी आपने कहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि किस तरह की ज़मीन। तो हमने बता दिया है कि वो फॉरेस्ट लैंड भी हो सकती है, प्राइवेट लैंड भी हो सकती है, कम्युनिटी लैंड भी हो सकती है। लैंड आपने सेलेक्ट कर दी, उसके बाद उसको क्लियरिंग, क्योंकि जब हमारे पास लैंड है तो उसमें बहुत तरह की अन्य तरह की ग्रासेस भी होंगी, झाड़ियाँ भी होंगी, तो उन झाड़ियों को, ग्रासेस को हमको सबसे पहले क्लियर करना होता है। उसके बाद हमने क्लियर करने के बाद उसमें अगर हमारी कोई ज़मीन है जिस एग्रीकल्चर मतलब कल्टिवेबल लैंड है, तो उसमें हम पूरी की पूरी उसमें जो हम प्लॉइंग वगैरह कर देंगे। तो प्लॉइंग करने के बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस आता है सोइंग। सोइंग में सीड हमने बोना है, लेकिन जब हम बीज को सो करते हैं या बीजना जिसे कहते हैं, जब हम वो कार्य करते हैं, उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो ये होती है कि जो भी हमारे पास सीड्स हों, अगर हम डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं उस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो बीज हैं, क्योंकि बीज में एक तरह के उनके कोट जो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, उनको हम गर्म पानी में 24 घंटे तक डुबो के रखें, उसके बाद ही हम सोइंग करें। अब सोइंग की बात आती है कि कितनी दूरी पर करें और कितनी डेप्थ पे करें। तो अगर दूरी की हम बात करें तो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे कर सकते हैं, और कितनी गहराई में करें तो जितने भी बीज का आकार है, एक थंब रूल होता है, जितने भी बीज का आकार है उसका लगभग 2 गुना आप उसको मिट्टी से कवर कर सकते हैं। तो ये तो तरीका हमने बता दिया अगर हम डायरेक्ट सोइंग के लिए जा रहे हैं। अगर हम नर्सरी सोइंग के थ्रू जाते हैं तो नर्सरी सोइंग में हम क्या करते हैं, पहले हम नर्सरी बेड प्रिपेयर करते हैं, ट्रीटमेंट सीड का सेम रहेगा, उसके बाद हम उनको डायरेक्टली पी बैग में या फिर मदर बेड में उसको उगा सकते हैं। और जब वो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 1 से 1.5 महीने बाद हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। घास के केस में जो हम पौधे उगाते हैं वो 2 तरह से उगाते हैं, डायरेक्ट सीड से भी उगा सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है जो हमें डायरेक्ट के उसकी कटिंग्स या फिर उसकी जड़ सहित हमें उसके छोटे छोटे स्टेक्स मिल जाते हैं। तो वो स्टेक्स इजीली अवेलेबल होते हैं, और उनको हम एज ए पूरा का जैसे डंठल होता है उस तरह से पूरा का पूरा डंठल भी लगा सकते हैं, और उस स्टेक को एज इट इज भी हम लगा सकते हैं 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी में। ये हो गया हमारा इनिशियल नर्सरी प्रोसेस। उसके बाद आता है प्लांटेशन का। तो जब भी अगर हम कोई भी हमारी इरिगेशन की सुविधा जहाँ पे नहीं है, इस तरह की ज़मीन में हम जुलाई का जो महीना होता है, मानसून का महीना होता है, इसको सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें हम सीड सोइंग भी कर सकते हैं अगर कल्टिवेबल लैंड है, और अगर आप नर्सरी प्लांटेशन के थ्रू, नर्सरी प्लांट्स के थ्रू कर रहे हैं तो हम उसको नर्सरी प्लांटेशन के थ्रू जुलाई के महीने प्लांट्स लगा सकते हैं। अब प्लांट से प्लांट की जो दूरी है इस प्रोसेस में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो वो लगभग काफ़ी क्लोज स्पेसिंग में, क्योंकि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जैसे पौधा है तो उसका होता है कि बेसिक बायोमास प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा हो, तो काफ़ी क्लोज स्पेसिंग में हम लगाते हैं। जैसे 1 बाय 1 मीटर की दूरी पे हम ट्री स्पीसीज को लगाते हैं, या 1.5 बाय 1.5 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। जो ग्रासेस है उसको 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाते हैं। तो बहुत क्लोज स्पेसिंग में लगाते हैं, और एक टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद जब वो पौधे हमारे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो उससे हम फॉडर ले सकते हैं। अब अगली बात आती है कि फॉडर हम कब लें। तो फॉडर लेने का जो जनरली तरीका होता है वो हमें फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, क्योंकि किसान भाई बहन जितने भी हैं वो ये नहीं कर सकते कि आज हमने चारा बैंक उगाया उनको 4 साल 5 साल बाद रिटर्न मिल रहा है। जी बिल्कुल। ये समय अनुसार उनको मिले, इसलिए हम क्या करते हैं कि ग्रास स्पीसीज भी उसके साथ इंक्लूड करते हैं। तो जैसे ही ग्रास लगाने के 2-3 महीने के बाद हमें, मतलब 45 दिन से और 2 महीने के बाद हमें चारा मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जो ग्रासेस जिनका हमने अभी नाम बताया है उनमें 6 से 8 हार्वेस्ट आप पर ईयर ले सकते हैं। तो जो आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है वो आपकी अभी पूरी हो जाती है। उसके बाद दूसरे साल से जैसे ही 2 साल इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं चारा बैंक को, उसके बाद जो हमारे जो हमने ट्री स्पीसीज उसमें लगा रखी हैं या जो श्रब स्पीसीज लगा रखी हैं उनसे हमें चारा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे जो मुख्य बात है जिसको हमें ध्यान रखना होता है वो ये रखना होता है कि हम बहुत अर्ली कटिंग ना करें पौधों की, ताकि उनकी रूट जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए, उनमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में जमा हो जाए, और जब हम उनको कट करें वो काफ़ी विग्रसली उसको कोपाइस करें। जी,
तो सर जो अपने घर पे तैयार करना चाहता है खुद से ही अपने खेतों में, तो वो कहाँ से बीज या फिर नर्सरी पौधे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी, इस तरह की अगर कोई किसान भाई इच्छुक है इस तरह की गतिविधि में, तो इसके पौधे जो है लगभग हमारे पहले तो ये है कि हमारे आसपास ही ये हमने ऐसी प्रजातियों का चयन किया जिसके इजीली हमारे आसपास मिल जाते हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं उच्च गुणवत्ता के, तो इस पे जैसे हमारे डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी है, उनके पास काफ़ी अच्छे पौधे हैं, या जैसे हमारा खुद का वन अनुसंधान संस्थान है, हमारे पास पौधों की उपलब्धता रहती है, या जैसे चौधरी श्रवण कुमार जो कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर में, उनके पास आपको ग्रासेस के जो मेनली स्पीसीज हैं वो वहाँ पे इजीली मिल जाती है। जी जी। तो सर इसमें कितनी लागत आती है? जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत करने की, तो लागत का हमेशा प्रश्न आता है, तो लागत कितनी लगती है इसमें? जो एक चारा बैंक बनाने के लिए जो एक लागत की जहाँ तक हम बात करते हैं जी, तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी लोकेलिटी में लगा रहे हैं। जहाँ तक मेरा आंकलन है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो चारा बैंक जब हम स्थापित करते हैं, क्योंकि बहुत ही पैलेटेबल क्रॉप्स हैं और इसमें चांसेस होते हैं वाइल्ड एनिमल्स एज वेल एज जो हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वो उसको ट्रैम्पलिंग से, ब्राउजिंग से, ग्रेजिंग से उसको डैमेज करने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें हम उसकी फेंसिंग की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हमारा कोई भी एरिया ऐसी जगह पे है जैसे कृषि भूमि के बीच में कोई एरिया है या ऐसा एरिया है जहाँ पे फेंसिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये काफ़ी, और जैसे चारा बैंक में हम कह रहे हैं कि सामुदायिक चारा बैंक की बात कर रहे हैं, तो लोकल लोग अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी कीमत काफ़ी कम आती है। और अगर कोई ऐसा एरिया है कि जहाँ पे हमें फेंसिंग भी करनी है और सारी गतिविधियाँ हमें लेबर के थ्रू करनी है, तो उसमें 1 लाख से 2 लाख तक की कीमत आने की संभावना रहती है। जी। तो सर जैसे पशुओं को जंगलों में अधिकतर भेजा जाता है चरने के लिए, तो उसका प्राकृतिक संसाधनों पर कैसा असर पड़ता है, और जो चारा बैंक है उसकी क्या भूमिका रहती है इसमें? जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया है। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो जो जितने भी एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, वो जब जंगल में जाते हैं तो उनमें 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं जो ग्रेजिंग करते हैं जी, जैसे गाय भैंस आपने देखा होगा। एक होते हैं जो ब्राउजिंग करते हैं। ब्राउजिंग मीन्स कि जो पौधों के ऊपर से उनको जो पैलेटेबल लीव्स हैं उनको खा जाते हैं, जैसे बकरी, भेड़ बकरी है जी। तो जो भेड़ बकरी है वो जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनके कंपैरिजन में जो पौधे हैं, ग्रास के पौधे, उनमें ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इस तरह से जो है जब उनका नुकसान होता है तो जैसे हम जो हमारे जैसे वन विभाग की तरफ से या जो अन्य प्लांटेशन एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारे उसमें काफ़ी होती रहती है वनों में, या जो ऑलरेडी वहाँ पे नेचुरल रीजनरेशन हो रहा है जी। तो उसमें जो ये जानवर हैं उनको एक तो ग्रेजिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, या फिर जब उनका मूवमेंट होता है तो उनकी ट्रैम्पलिंग हो जाती है। बहुत सारे उनके पाँव के नीचे आके बहुत सारे पौधे जो है वो दब जाते हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी की लेयर है, जो मिट्टी है वहाँ पे रहने वाली मिट्टी वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है। कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो सोइल का जो जैसे बरसात में जब काफ़ी तेज बरसात होती है उससे सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। तो सॉइल इरोजन जब बढ़ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा अधिक होने लगता है, जिससे जो हमारा जो ये प्राकृतिक रिसोर्स है उसका काफ़ी नुकसान होता है जी। जी। तो सर सरकार का, राज्य सरकार या हम भारत सरकार की बात करें तो उनकी क्या भूमिका रहती है इस प्रोसेस में? जी, काफ़ी जैसे राज्य सरकार है, जैसे हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो 2018 में हिमाचल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लगभग 5.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंतर्गत जो छोटे छोटे, जैसे आपका जो एक प्रश्न था कि घास के पौधे कहाँ से उपलब्ध कराएं, तो उस तरह के उन लोगों ने जैसे हमीरपुर में या जेवरी में, पालमपुर में, ऐसी जगहों में उन्होंने 4 जगह ऐसी चयनित करी हुई थी जहाँ पे वो जो चारा बैंक की ग्रास स्पीसीज हैं उनमें जो चारा बैंक की ग्रासेज हैं वो सीडलिंग्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो सर अगर कोई हमारे दर्शकों का प्रश्न हो तो वो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आप संक्षिप्त में बता दीजिए थोड़ा सा। जी, जो हमारे हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान की जो वेबसाइट है तो उस पर हमारे एक मेल आईडी दी हुई है, director_HFRI@icfri.org। उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो साथ ही मोबाइल नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर
9458969970। इस पे भी आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, तो सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।